हाय दोस्तों, किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। आज अब हम अध्याय 9th स्टार्ट कर रहे हैं। तो सामाजिक अध्ययन, तो हम प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाते हैं हफ्ते में 2 बार। प्रीवियस ईयर के हफ्ते में 3 बार 4 बार हो जाते हैं, क्लासेस डलती रहती हैं। पेडागोजी, हिंदी और सामाजिक अध्ययन, यानी पेपर 2 की तैयारी हो गई है, साथ में 1 की भी हो रही है। तो पेपर 2 के प्रीवियस ईयर के सारे पेपर जरूर लगवाए जा रहे हैं। तो जो पेपर 2 की तैयारी कर रहा तो 1 तो उसका वैसे भी निकल जाएगा। तो जरूर से जरूर 2 की करिए, क्योंकि 2 एक थोड़ा उच्च लेवल का होता, तो नीचे लेवल का तो वैसे भी निकल जाएगा, क्योंकि थोड़ा सरल आता है। उसके अकॉर्डिंग सरल आता है, सेकंड के अकॉर्डिंग फर्स्ट। तो इस चैनल पर प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जा रहे हैं, 6 to 8 एनसीईआरटी भी करवाई जा रही है। तो आप सभी देख सकते हो, प्ले लिस्ट बना दी गई है, तो आप वहां जाकर देख लीजिए। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। और एक किसी को शेयर भी कर दीजिए, जो नए आए हैं। जो पुराने हैं वो कोई अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए, और किसी से एक एक को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आप सभी लाइक भी नहीं करते हो और सभी शेयर भी नहीं करते हो। तो करिए, एक एक को ही शेयर करना है, क्योंकि किसी को ज़रूरत है उसको भी कर दीजिए, वो भी पढ़ लेगा ना, क्योंकि वो भी पेपर लगा लेगा। तो क्या चला जाएगा, वो भी लगा लेगा, आप भी लगाओ। तो क्योंकि पढ़ने से ये होता है कि हम जितना बांटते ना, उससे ज़्यादा हमें मिलता है, इसलिए। तो आप सभी को शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप टाइम बाय टाइम क्लासेस ले सको, नोटिफिकेशन मिल सके आपको। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा सामाजिक अध्ययन। और हाँ दोस्तों, आपको जो भी क्लासेस आती हैं उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी जाती है। प्लस पिछली क्लासेस जो हो चुकी हैं उनकी लिंक डाल दी जाती है, तो आप चेक कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास, है ना। सामाजिक अध्ययन के 60 क्वेश्चन को हम आज लगाते हैं। चलो, निम्नलिखित, क्योंकि इसको लगाने से आपको ये नॉलेज हो जाता है कि कितना आप अचीव कर पा रहे हैं, कितने आप नंबर ला पा रहे हो, ठीक है। निम्नलिखित सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में से कौन से पाकिस्तान में स्थित है। तो निम्नलिखित में से वो पूछ रहे हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता में स्थलों में कौन से वो जो पाकिस्तान में स्थित हैं। तो देखते हैं हमारे कौन से हैं जो पाकिस्तान में स्थित है हमारी, ठीक है ना। तो हमारे मोहनजोदड़ो, ये जो कि हमारा पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। और हड़प्पा, ये भी पाकिस्तान में स्थित है। प्रभास पाटन और आलमगीरपुर, तो आलमगीरपुर और प्रभास पाटन ये दोनों पाकिस्तान में स्थित नहीं है। और चहुंदड़ो और कोट दीजी, चहुंदड़ो और कोट दीजी, ये 4 हैं जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चहुंदड़ो और कोट दीजी। तो ये है हमारे पाकिस्तान में स्थित सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में, ये 4 हैं स्थित पाकिस्तान में, ठीक है। ABEF, तो हमारा आ जाएगा आंसर कौन सा, तीसरा, कि ABEF। तो तीसरा हमारा इसका आंसर राइट है, ठीक है। फिर है महान गणितज्ञ, कौन, महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ। तो महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के जालोर जिले में हुआ। कौन से, जालोर जिले में हुआ, ना कि सीकर, चूरू और ना ही बीकानेर। तो हमारे जालोर जिले में हुआ। जो महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त थे ना, उनका जन्म राजस्थान के जालोर जिले में हुआ। कौन से, राजस्थान के जालोर, यानी फर्स्ट हमारा सही आंसर है। फिर है वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो वैदिक काल है ना, उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, फिर आंसर सोचेंगे कौन सा है। तो गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था। तो जो हमारा गृहस्थ आश्रम है वो अन्य सभी आश्रमों का क्या था, हमारा पोषक था। तो ग्राम के अधिकारी को ग्रामीणी कहा जाता था एवं व्यापारी वर्ग को विष कहा जाता था। तो ये गलत है कि व्यापारी वर्ग को विष कहा जाता, नहीं कहा जाता था। तो हमारे ये दोनों सही है कि ग्राम के अधिकारी को ग्रामीणी कहा जाता था, और आश्रम सभी गृह का आश्रम पोषक आश्रमों का पोषक था। तो हमारा A B सही है। तो हमारा दूसरा आंसर राइट है, A और B, ठीक है। और आंसर देखने की ज़रूरत ही नहीं, जब हम क्वेश्चन ही में आंसर अच्छे से जल्दी ढूंढ ले रहे हैं तो कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं। इसलिए दोस्तों बोल रहे हैं कि सोशल साइंस जिस चीज़ को लगाना है वो थ्योरी जरूर जाकर पढ़े, 6 to 8 एनसीईआरटी लगवाई जाए। लेकिन सब लोग नहीं देख रहे हैं, जो थ्योरी है ना एनसीईआरटी की, वो सभी नहीं देख रहे हैं। इसलिए अब ज्योग्राफी होगी, हिस्ट्री चल रही थी तो 6th की होगी, 7th की होगी, और सभी नहीं देख रहे, इसलिए हिस्ट्री वहीं से
बैक कर दी, छोड़ दी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर लगा रहे हैं लोग, तो ठीक है चलो प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओ, तो मैं ये लगवा रही हूँ, वो देखोगी तो वो करवाती, पर देख नहीं रहे उतने लोग तो क्यों करवाऊँ, फिर काम की नहीं है ना, जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है वो चीज़ ही करवाना इम्पोर्टेंट है ना। संत दरियाबाजी द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की गई? तो संत दरियाबाजी द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की गई? तो शाहपुरा, सिंहस्थल, खोड़ापा और रेड। तो ये कही गई है कहाँ? रेड में की गई है, रेड में, ठीक है। तीसरा हमारा सही आंसर है। तो महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखते हैं हमारे महावीर स्वामी के बारे में कथनों पर विचार करते हैं। तो उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नहीं, तो महावीर का जन्म लुम्बिनी में नहीं हुआ था। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। डिटेल्स में बताते कि कहाँ हुआ, कैसा हुआ, अभी डिटेल्स हमने थ्योरी में पढ़ा रहे हैं, क्लासेस लग रही हैं, क्योंकि इसमें नहीं हम डिटेल, इसमें आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बताते जाएंगे और उसको थोड़ा बताते जाएंगे। उनका जन्म लुम्बिनी में नहीं हुआ है। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। राइट, ये सही है कि उनके बचपन का नाम वर्धमान था, ठीक है, महावीर के। उनकी माता का नाम महामाया था। नहीं। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। नहीं। ये जैन के बारे में बताया जा रहा है, जो जैन धर्म के तीर्थकर थे ना 24वें, उनके बारे में बताया, ये 3 लाइन उनके बारे में है, ना कि बी है केवल सही कि उनके बचपन का नाम वर्धमान था। तो हमारा आंसर आ जाएगा पहला ही, केवल बी, ठीक है ना। वो सभी जो लाइनें दी गई ना वो दी गई जैन धर्म के बारे में, ठीक है, जिसको समझना है तो वो जैन धर्म के बारे में बताया गया है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? तो देखते हैं कौन सा दूसरा यंत्र जो वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है। तो अलगोजा और भापंग, तंदूरा और रावण हत्या। तो अलगोजा होता है कौन? वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह। कौन सा होता है? अलगोजा, यानी फर्स्ट आंसर हमारा सही है। अब हमें मिलाने हैं युग में, यानी जोड़ियाँ। अब युग में मिलाएंगे हम, यानी जोड़ियाँ कौन सी मिल रही हैं देखते हैं। जनपद और नगर, गांधार मथुरा में नहीं, गांधार मथुरा में नहीं। अंग उज्जैन में नहीं, अंग उज्जैन को नहीं कहते ना, गांधार मथुरा को। अवंती सोत्थपति, आपने देखा होगा, मैंने उसमें सब पढ़ा दी थ्योरी में। जैसे कि ये है कि इसका नाम पहले क्या होता था, इसका क्या, इस प्रकार से, यानी जो महाजनपद है वो किस नगर से, तो गांधार मथुरा से नहीं है, अंग उज्जैन से नहीं है, अवंती सोत्थपति से नहीं है, कम्बोज राजपुर से है। जैसे कि अवंती है जो आपको पता है कि उज्जैन से संबंधित है, पता है ना, तो इस प्रकार से अवंती नहीं है। कम्बोज, हमारा इसका राइट आंसर है कम्बोज राजपुर से, यानी ये जोड़ी योग मिल रहा है, ठीक है। तो चौथा आंसर राइट है। फिर है भंड देवरा मंदिर किस जिले में? तो भंड देवरा मंदिर बूंदी, कोटा, झालावाड़, वारा। तो बारह जिले में है। कहाँ है? 12 जिले में, ठीक है। फिर है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इनके बारे में, उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया। राइट, चंद्रगुप्त मौर्य है ना, उनने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया था। उसने अपने जीवन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। नहीं, बौद्ध धर्म नहीं किया था उन्होंने, ठीक है। उसने अशोक को अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो नहीं, उसने अशोक को अपना उत्तराधिकारी, तो हमारा राइट आंसर पहला ही है कि उसने सेल्यूकस की पुत्री से शादी की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। फिर अशोक के अभिलेखों के बारे में लिखित कथनों पर फिर विचार करना। तो अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है। राइट, जो अशोक के अधिकांश अभिलेख हैं वो प्राकृतिक भाषा में ही है। अधिकांश अभिलेख वाही लिपि में है। राइट, तो दोनों में है, प्राकृतिक भाषा में भी है और वाही लिपि में भी है अधिकांश। तो हमारा ए और बी दोनों आंसर, यानी तीसरा आंसर राइट माना जाएगा। फिर चोरी चोरा की घटना कब हुई? चोरी चोरा कांड की घटना कब हुई, ये आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में। जैसे कि हमने कक्षा 11-12 की जो क्लासेस में थ्योरियाँ पढ़ी हैं तो उनमें ये सब पढ़ा है, ठीक है ना। तो जनवरी 1922, नवंबर 1922, फरवरी 1922, अप्रैल 1922। तो इसका राइट आंसर है चोरी चोरा कांड की घटना फरवरी 1922 को हुई थी, यानी दूसरा हमारा राइट आंसर है। फिर है पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवार के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया?
तो पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवार के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया? उदय सिंह, राम सिंह, जय सिंह, मान सिंह। तो जय सिंह को सलाहकार नियुक्त किया था, ठीक है ना। शर्मा को अलवार ने किसको सलाहकार नियुक्त किया? तो जय सिंह को, यानी दूसरा आंसर हमारा राइट है। फिर है ये किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है, धर्म ना तो पुस्तकों में है और ना ही धार्मिक सिद्धांतों में है? तो राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, दादू दयाल। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। किसने? स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि धर्म ना तो पुस्तकों में है और ना ही धार्मिक सिद्धांतों में। तो ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने, यानी तीसरा आंसर हमारा राइट है। फिर भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? तो भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि कहा जाता है दादू को, रामदास को, जयाना को, चोखा मेला को। तो ये कहा जाता है किसको? चोखा मेला को, यानी चौथा आंसर हमारा राइट है। फिर है औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया? तो औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया? तो राज सिंह, मान सिंह, जसवंत सिंह, दुर्गादास राठौर। तो इसका विरोध किया राज सिंह। किसने? हमारे राज सिंह ने इसका विरोध किया था, ठीक है। फिर है आगे देखते हैं, सॉरी रुक गई, चलो आगे बढ़ते हैं। तो डूंगजी वा जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? तो डूंगजी व जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? तो बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, बांसवाड़ा। तो बीकानेर व जोधपुर के साथ संघर्ष किया, विरोध, ठीक है। फिर निम्न में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास बैरागी का छद्म नाम किया? तो किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास बैरागी का छद्म नाम लिया? तो देखते हैं अर्जुन लाल सेठी, केसारी सिंह बारठ, फिर ताप सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ। तो जोरावर सिंह बारठ ने छद्म नाम लिया था, ठीक है। फिर राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया? अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ, गोपाल सिंह खरवा। तो गोपाल सिंह खरवा को तिहाड़ जेल में रखा गया था, जो कि राजस्थान के क्रांतिकारी थे। निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में सम्मिलित थे? तो देखते हैं हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में सम्मिलित कौन थे? तो देखते हैं पुरोहित गोपीनाथ। कौन? पुरोहित गोपीनाथ, राणा पूजा एवं जयमाल मेहता। फिर है हमारा हकीम खां, फिर है चढ़ जैसा, फिर है कृष्णदास चूड़ावड़। तो पहला दूसरा ये दोनों थे, पुरोहित गोपीनाथ, राणा पूजा, जयमाल मेहता। फिर हकीम खान नहीं थे, फिर है चढ़ जैसा और कृष्णदास चूड़ावड़। तो हमारे ये थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा? फोर्थ, यानी ABCE। ये डी छोड़कर, डी नहीं थे, हकीम खान नहीं थे। फिर निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? तो निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? तो रामगोपाल पोद्दार की छतरी, कल्याण सिंह की छतरी, हरदयाल सिंह की छतरी, गोपाल सिंह की छतरी। तो रामगोपाल की छतरी को कहा जाता है, किसको? रामगोपाल की छतरी को कहा जाता है सबसे बड़ी छतरी माना जाता है। फिर है दुर्गादास राठौर की छतरी किस राज्य में स्थित है? तो दुर्गादास राठौर की छतरी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो दुर्गादास राठौर की छतरी किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में दुर्गादास राठौर की छतरी मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। हमारा राइट, तीसरा आंसर राइट है। फिर है चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती एवं शेखावटी। तो इसका किस क्षेत्र में विकास हुआ? तो मेवाड़ में। मेवाड़ में चावंड चित्रकला शैली का विकास हुआ है ना दोस्त। फिर है श्रीमती किशोरी देवी
श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंध रही? श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित थी? चलो देखते हैं। तो वारड़, बिजोलिया, सीकर, बीकानेर। तो ये रही श्रीमती किशोरी, किससे? सीकर से संबंधित, सीकर किसान आंदोलन से संबंधित रही वो। फिर है वजटी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? तो वजटी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में? तो नाक, दांत, कान, गला। तो हर कोई जानता होगा कि वजटी नामक एक गले में धागा की तरह यूज कर लिया जाता है, ठीक है। फिर है एडवर्ड थॉर्नडाइक 1898 को शिक्षा मनोविज्ञान में किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है? तो एडवर्ड थॉर्नडाइक शिक्षा मनोविज्ञान में स्मृति का सिद्धांत, विस्मृति का सिद्धांत, समायोजन का सिद्धांत, सीखने का सिद्धांत। तो राइट है हमारा क्या? सीखने के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। फिर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया? तो दीक्षा, दिशा, निखार, परख। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को परख नाम दिया गया है। कौन सा? परख नाम। चौथा आंसर है। राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कल्प कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? तो कल्प कार्यक्रम का प्रारंभ 2007 से 8, 2015 से 16, 2010 से 11, 2004 से 5। तो हमारा राइट आंसर है चौथा, 2004 से 5 में प्रारंभ हुआ। फिर है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकारा गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकारा गया? तो 9 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 22 दिसंबर 1947 और 26 जनवरी 1947। तो स्वीकारा गया है कब? 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान में कब स्वीकारा गया? तो 22 जनवरी 1947 को। फिर 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का हिस्सा बनाया गया है? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का हिस्सा बनाया गया? तो स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो राइट आंसर है स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी फर्स्ट आंसर हमारा राइट है। फिर है भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण का अधिनियम कब बनाया गया? तो भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण का अधिनियम कब बनाया गया? वर्ष 2010, वर्ष 2014, वर्ष 2012, वर्ष 2016। तो वर्ष 2012 में बनाया गया। फिर भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता? तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी, 25 सितंबर, 25 मार्च, 25 नवंबर। तो राइट है 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। फिर है भारतीय संविधान की जिस सूची में कृषि एवं सिंचाई को सम्मिलित किया गया है वह है कौन सी? तो भारतीय संविधान की किस सूची में कृषि एवं सिंचाई को सम्मिलित किया गया है वो देखते हैं। संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, अवस्थित सूची। तो राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है कृषि एवं सिंचाई को। फिर है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का नाम दिया गया है? तो 129वें अनुच्छेद, 130, 143, 137। तो 129वें अनुच्छेद में संविधान में कौन से अनुच्छेद, यानी 129 अनुच्छेद में अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय में। फिर है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? तो 53, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 56। तो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। फिर राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 में जिसके गठन का प्रावधान है वह है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम सभा। तो ग्राम सभा कौन प्रावधान है जिसके गठन में? ग्राम सभा, ठीक है। फिर है राज्य
विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? तो राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? तो 1/3, 1/9, 1/12 और 1/6, तो 1/6 यानी 4th हमारा आंसर राइट है। फिर है हमारा क्या, स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे कौन? स्वतंत्र भारत की जो स्वतंत्र हुआ था ना भारत, उसकी पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो सरदार हुकुम सिंह, SB कृष्णमूर्ति राव, अनंत सैनम अय्यर, GG सुवेल। तो हमारी राइट आंसर है कौन? अनंत सैनम अय्यर। ठीक है, तीसरा आंसर राइट है इसके। सॉरी दोस्तों। भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभावी कौन होता है? तो भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी होता है प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी, तृतीय मतदान अधिकारी, पीठासीन अधिकारी। तो प्रथम मतदान अधिकारी। भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है? तो प्रथम मतदान अधिकारी। ठीक है, फिर किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका की प्रति उत्तरदायी होती है? किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है? तो संसदीय सरकार, अध्यक्षीय सरकार, सर्वाधिकारवादी सरकार, सैनिक शासन। तो संसदीय सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके? संसदीय सरकार के प्रति। फिर है निम्न में से कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? तो निम्न में से कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है? तो व्याख्या करना, परिभाषित करना, रचना करना, विश्लेषण करना। तो ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है कि विश्लेषण करना। क्या करना? विश्लेषण करना। जो ज्ञान है उसको वितरित करना। पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम में जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है तो वो कहलाता है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, व्यापकता का सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत। तो वो कहलाता है क्रिया का सिद्धांत, क्योंकि करके सीख रहा तो वो क्रिया का सिद्धांत कहलाएगा। यानी तीसरा आंसर हमारा राइट है। फिर है उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रभाव की दिशा। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रभाव की दिशा होती है तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। देखते हैं उत्तरी गोलार्ध में कौन सी होती है व्यापार पवनों की प्रवाह की दिशा। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर। तो राइट आंसर हमारा क्या कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर दिशा होती है प्रवाह की। ठीक है, व्यापार पवनों की। फिर है सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कहलाती है। सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कहलाती है उपसौर, उपभू, अपभू, अपसौर। तो ये कहलाती कौन सी? उपसौर, क्योंकि बहुत दूरी होती है, बहुत ज़्यादा, तो अपसौर कहलाएगी ये दूरी। ठीक है, फिर खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है वह है, चूहा किस श्रेणी में आता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता। किसमें? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, उत्पादक उपभोक्ता। तो चूहा आता है हमारी प्राथमिक उपभोक्ता श्रेणी में। कौन सी? प्राथमिक उपभोक्ता श्रेणी में। फिर निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवन की दिशा घड़ी की सुई की दिशा होती है। फिर दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात में पवन की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है। पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा एवं घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दोनों दिशाओं में होती है। राइट, दोनों ही दिशाओं में होती है। ये हमारा तीसरा आंसर इसका राइट है। ठीक है, फिर नीचे निम्नलिखित में से किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो 1901 में, 1911, 1921 से 1921, 1921 से 1931, 1911 से 1921, 1971 से 1981। तो ये दर्ज की गई कब? 1911 से 1921 में दर्ज की गई थी नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, फिर है हमारा कि निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है? तो निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है?
तो टी टिस्को और एच एस को यानी इसको सेल बिस्ल, तो टिस्को यानी TISCO यानी टिस्को सर्वाधिक पुराना कारखाना है लोह इस्पात का। फिर दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित का सही क्रम है। तो देखते हैं, तराई भाबर खादर डेल्टा, तराई भाबर डेल्टा खादर, भाबर खादर डेल्टा तराई, भाबर तराई खादर डेल्टा, राइट। ये हमारा सही अवस्थित सही क्रम में भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में है। तो भाबर तराई खादर डेल्टा यानी फोर्थ आंसर राइट है। फिर भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो जिप्सम सर्वाधिक राजस्थान में उगती है। कहाँ? भारत में सबसे ज़्यादा राजस्थान में। फिर जास्कर, जास्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है? तो जास्कर नदी का उपयोग सिंचाई के लिए अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गढ़वाल, कुमाऊं, लद्दाख। तो लद्दाख में सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है जास्कर नदी का उपयोग लद्दाख में, ठीक है। फिर सो टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले में है? सो टापुओं का शहर राजस्थान के डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा में स्थित है, राजस्थान के बांसवाड़ा में सो टापुओं का शहर स्थित है। फिर राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति भारत को, राजस्थान में निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में सम्मिलित किया गया? भील, सहारिया, गरासिया, मीरा। कौन? भील, सहारिया, गरासिया, मीरा। तो सहारिया जनजाति को सम्मिलित किया गया, ठीक है, आदिम जनजाति के समूह में, वो की राजस्थान में सहारिया जनजाति को। फिर है राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जयसमंद, राजसमंद, कायलाना, सीली और सीली सेड। कौन सा? सीली सेड। यानी राजस्थान में जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो है जयसमंद। कौन सी है? जयसमंद। तो हमारा पहला राइट आंसर है जयसमंद। राजस्थान में मीठे पानी की झील जयसमंद। राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? राजस्थान के बारे में ज़्यादा जिक्र किया जाता है, सीटेड पेपर हो या कोई भी हो, क्योंकि राजस्थान में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो मक्का, मूंगफली, कपास, सरसों। तो सरसों सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। कौन सा? सरसों। फिर है अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? तो अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन है ग्लोब, मानचित्र, रेखाचित्र, चार्ट। तो अध्यापक जो कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन उपयोग करता है तो मानचित्र, चार्ट और रेखाचित्र यानी ग्लोब। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट साधन है सर्वश्रेष्ठ है ग्लोब का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो फिर है प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है। तो प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि विद्यार्थियों की परीक्षा में बेहतर प्रश्नोत्तर देने की क्षमता, विद्यार्थी कक्षा में अच्छी तैयारी के साथ आते हैं, विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी, एक अधिक अनुशासित कक्ष। तो विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी पॉजिटिव है। तो राइट, हमारा आंसर राइट है तीसरा। फिर इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है तो जीवन बीमा के लिए, अग्नि बीमा के लिए, समुद्री बीमा के लिए, चिकित्सा बीमा के लिए। तो इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है जीवन बीमा के लिए। किसके? हमारे जीवन बीमा के लिए। फिर निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? तो निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा करता है सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय, न्यायाधीश, जिला फोरम। तो इसका निपटारा करता है जिला फोरम। कौन सा? जिला फोरम यानी तीसरा। हमारे देश का केंद्रीय बैंक है तो हमारे देश का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया,
बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी हमारा राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। तो हमारे देश का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। फिर राजस्थान का, राजस्थान राज्य सरकारी बैंक का, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय स्थित है जोधपुर, अजमेर, कोटा। तो जयपुर, जयपुर में है राजस्थान राज्य सरकारी बैंक का, सहकारी बैंक का मुख्यालय। तो जयपुर कहाँ पर है हमारे, तो जयपुर। इस प्रकार से हमारे पूरे 60 के 60 क्वेश्चन हुए संपूर्ण और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर मोस्ट ही होते हैं सभी के लिए। तो आप सभी फिर से एक लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, एक एक को शेयर कर दीजिए। थैंक यू। अब मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है। थैंक्स टू फॉर वाचिंग वीडियो।